चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? एग्जाम की तैयारी, बीपीएससी 70 पीटी, बड़ा मौका है लेकिन साथ में बड़ी चुनौती है। खैर, हम लोग इस एग्जाम पे बात सिर्फ इतना ही करेंगे कि इस एग्जाम को क्रैक कैसे किया जा सकता है। टोटल जो पॉइंट बन रहे हैं वो 11 पॉइंट है। इन 11 पॉइंट्स पे आपको काम करना है आज से, और हर एक इंपॉर्टेंट है, हर एक का अपना इंपॉर्टेंस है आपको सफलता की तरफ लेके जाने का। वो ये 11 पॉइंट क्या है उसी पे हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन उसके पहले देखो, आपका एग्जाम होना कब था? जो एक्सपेक्टेड था वो 30 सितंबर था। आपने उसकी अकॉर्डिंग तैयारी की, लेकिन कुछ जो सिक्स सेंस वाले हैं, बड़े धुरंधर टाइप के इंसान हैं, व्यक्ति हैं, जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मतलब एक अलग ऑरा है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा, जब तक डेट अनाउंस नहीं होगा, जब तक फॉर्म नहीं भरा जाएगा, तो फॉर्म जब तक नहीं भरा जाएगा उनको विश्वास नहीं होता कि इनका एग्जाम हो ही जाएगा। ऐसे लोग मजे ले रहे थे, उनको लग रहा था कि कोई बात नहीं, इस साल तो होना नहीं है, नोटिफिकेशन में डिले है, एग्जाम तो अगले साल होगा, चलो ठीक है। देखो 30 सितंबर को लेके चीजें चल रही थी, है ना, और लगभग सभी जगह था कि डेट बढ़ेगा, वो तो पता चल ही जाता है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक डेट बढ़ा नहीं, मैंने एक ही बात कही, आपका एग्जाम 30 सितंबर को होगा है। क्यों कहा था? उसके पीछे कारण था कि आप 30 सितंबर को लेकर ही तैयारी करो। जिसने भी 30 सितंबर को लेकर पैशनेट होकर तैयारी की है, आज उनकी स्थिति क्या है वो आप समझ सकते हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन जो छूट गए उनको भी तो छोड़ना नहीं है, गलती उन्होंने की है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि एज ए टीचर होने के नाते हम उनको छोड़ दें। और जो आगे निकल चुके हैं उनको भी उस चीज को मेंटेन करना है। तो टोटल हम लोग 11 पॉइंट्स पे बात करेंगे और हर एक आपको एक ही कदम आगे बढ़ाएगा। अब सवाल है कि अब कम से कम 17 नवंबर जो है ना, इसी को मान लेना, इसी को एग्जाम डेट मान के आपको तैयारी करनी है। अब इंतजार मत करना है नोटिफिकेशन में डिले हो रहा है तो ये होगा वो होगा, इन सब चक्करों में मत पड़िएगा। वो फॉर्म 2 दिन पहले भरवा ले, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप 17 के लिए तैयार हो जाओ ना, ठीक है। अब ये जो 11 पॉइंट आप देख रहे हो, इसी 11 पॉइंट पे काम करना है। पहला, पढ़ाई करना, पढ़ना तो है ही। दूसरा, लिखना भी, क्या लिखना है भी बात करते हैं। तीसरा, रिवीजन करना। चौथा, पीवाईक्यू। पांचवा, एमसीक्यू और टेस्ट। छठा, नोट्स। सातवां, एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी। एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी अभी से काम करना है। आठवां, क्वेश्चन अटेम्प्ट। नौवां, उसके लिए जो तरीका है, टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे वहां पे क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। और इसके बाद 10वां, खुद को मोटिवेट रखना, बहुत जरूरी है खुद को मोटिवेट रखना। और 11, मेंटरशिप, गाइडेंस। समझ में आ रहा है? इन चीजों पे अभी से आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। देखो, जिस चीज की बात कर रहे हो वो नीचे जानी चाहिए, बट मैंने ऊपर इसलिए रख दिया है कि कम से कम अगर मैं पढ़ाई को चौथे या 5वें पे रखना या तीसरे पे रखता तो आप लोग लगता है सबसे इंपॉर्टेंट तो पढ़ना है, इसको नीचे क्यों रख दिया? जबकि इसकी हायरार्की एक्चुअली होनी क्या चाहिए, खुद को कैसे मोटिवेट रखें और मेंटरशिप, ये ऊपर जाएगा, बाकी सब नीचे आएगा। चलिए खैर, पढ़ाई की बात करते हैं। देखो, पढ़ाई को लेकर आप लोग सब पढ़ रहे होंगे, सिलेबस को लिमिटेड कीजिए, यानी आपका सिलेबस लिमिटेड होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। क्या नहीं पढ़े इस बात पे जोर दो, क्योंकि इतना तो आप कम से कम वाकिफ हैं कि सारी किताबें नहीं पढ़ी जा सकती, सारे नोट्स नहीं पढ़े जा सकते, सारे चैप्टर को डीपली नहीं पढ़ा जा सकता, सारे सब्जेक्ट को हर एक तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता। कंफर्म हो ना, इतने कम समय में नहीं होगा। सुपरमैन हो तो अलग बात है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता सामान्य आदमी के लिए। तो आपको तय करना होगा कि हम कितना पढ़ सकते हैं। तो एक सिलेबस को शॉर्ट कीजिए। सिलेबस शॉर्ट करना सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी, क्या नहीं पढ़ें, यह भी इतना ही इंपॉर्टेंट रहता है। पढ़ें तो ठीक है, क्या नहीं पढ़ें, क्योंकि पढ़ने का हिस्सा अगर इतना है तो क्या नहीं पढ़ना इतना है, और हम लोग क्या नहीं पढ़ते ही रह जाते हैं, यहां पे नहीं आ पाते। इसके लिए अब पढ़ने के लिए क्या सारी किताबें पढ़नी है, सारा नोट्स पढ़ना नहीं, पढ़ने के लिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज आपने शॉर्टलिस्ट किया है शुरुआत में, उसको कंटिन्यू कीजिए। अब वन लाइनर फैक्ट्स टाइप पे आइए, थोड़े डिस्क्रिप्टिव, और जहां जहां जरूरत हो किसी कॉन्सेप्ट की, उसको किताब से पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि किताब छोड़ देना है, ठीक है, किताब को छोड़ देना ऐसा नहीं है। जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत लगता है कि इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे तो फैक्ट्स अच्छे से याद होगा, वहां पे किताब का सहारा लो
अदरवाइज आप वन लाइनर फॉर्म में या जो जहां पे फैक्चुअल कंटेंट ज्यादा है उस सिलेबस उस मटेरियल को, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि हर एक के पास अपने हिसाब से चीजें होंगी, तो जिसने अपने हिसाब से एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट किया है ना, उसी शॉर्टेड कंटेंट को अभी आपको कंटिन्यू करना है। पढ़ाई के दौरान एक चीज ध्यान रखना कि कम से कम आधे 1 घंटे आप फैक्ट्स को लाउड तरीके से बोलेंगे, जिसको हम रिवीजन में डिस्कस करेंगे। दूसरा है लिखना। तो क्या नोट्स बनाने के लिए कहा जा रहा है? नहीं, लिखने के लिए जो कहा जा रहा है दैट इज रैंडम। रैंडम लिखना है आपको। क्या लिखना है? कम से कम 50 to 100 फैक्ट्स आपको रैंडम लिखने हैं। अब समझ में आप लगेगा कि हम कैसे लिखेंगे 50 से 100 फैक्ट्स, ठीक है। PYQ, MCQ, कहीं पे टेस्ट दे रहे हो, कहीं पे आप टेस्ट दे रहे हैं, PYQ कर रहे हो, MCQ कर रहे हो, कहीं से भी जब आप जिस भी चैप्टर या जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और जिसका आप करने जा रहे हो, तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया असहयोग आंदोलन कब हुआ था, आपको ऑप्शन नहीं पढ़ना, आपको रैंडम ऐसे लिख देना 1920, पेज फेंक देना है, उसको संभाल के नहीं रखना। फिर आपको करना है कि ठीक है सबसे पहले इंडिया में मॉनसून कब आता है, इंडिया की बात कर रहे हैं तो आपको याद आना चाहिए ओके 25 में अंडमान एंड निकोबार। दूसरा सवाल, सबसे पहले मॉनसून इंडिया के मेन लैंड पे कब आता है, तो केरल में आता है 1 जून। तो ऐसे करके क्वेश्चन है, आप इसको रैंडम लिखो फिर फेंक दो। ये 50-100 आपको डेली करना है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल। इससे आपका दिमाग इतना शार्प हो जाएगा बहुत कम समय में, जिसको आप सोच नहीं सकते, इतना शार्प हो जाएगा। उसके बाद सिली मिस्टेक क्या होता है वो तो गायब, सिली मिस्टेक कभी नहीं होगा। तो इसको एक बार ध्यान रखिएगा। तो लिखने के का मतलब यही होता है। अब इसको लिखने में कितना टाइम लगेगा, उतना ही जितना आपको क्वेश्चन पढ़ने में लग रहा है। जितना क्वेश्चन पढ़ के कलम चलाने में लग रहा है उतना ही समय लगना है। उसमें अगर गलती हो रही है तो उसी समय आप देख लोगे, अगर देख लोगे उसको फिर से लिख देना, तो वो परमानेंट हो जाएगा। इस कम समय में इन सब चीजों को ध्यान रखना है। तीसरा है रिवीजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ये जो रिवीजन है ना, इसको कैसे करोगे ये मायने रखता है। मैंने ऐसे बता रखा है आपको, बट ये रिवीजन आप करेंगे कैसे? देखो, आपको भी पता है कि अगर इंटायर सिलेबस को, इंटायर कंटेंट को यदि हम रिवाइज करने जाएं तो ये समय कम पड़ जाएगा। तो इंटायर कंटेंट हमें रिवाइज नहीं करना है। जो सिलेक्टेड आपने सिलेक्ट किया है, जो क्या नहीं पढ़े को हटा के जो क्या पढ़े आपने सिलेक्ट किया है, उसमें भी क्या रिवीजन करना है? उसमें भी वो हिस्सा रिवीजन करना है जो हमें नहीं आता है। और ये जो महीना है सितंबर का, इस सितंबर के महीने में आपको सिर्फ वही हिस्सा रिवीजन करना है जो आपको नहीं आता है। नहीं आता है मतलब वहां पे आप याद नहीं है, कंफ्यूजन हो जाता है या फैक्ट मिस कर जाता है। ऐसे जो याद है ना उसको नहीं, उसको कीजिएगा आप सीधा नवंबर में, अक्टूबर में भी नहीं। तो आप सितंबर को भी ले लो, अक्टूबर को भी लो। रिवीजन सिर्फ उसी सेक्शन का जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको नहीं आता नवंबर में, फिर आप सबको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो एकदम से आता है ना, जो एकदम से आता है वो कभी गलत नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना। इसके बाद और क्या है? PY। देखिए, PYQ को लेकर मैंने पहले भी आपको बताया है, PYQ बहुत अहम है। PYQ यदि आपने अच्छे से कर लिया, क्वेश्चंस वहां से आएंगे ही आएंगे। शब्द बदलेगा, सेंटेंस बदलेगा, ऑप्शन बदलेंगे, लेकिन कंटेंट नहीं बदलेगा। मैक्सिमम सवाल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से आप वहां पर देखोगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, PYQ ही PCS और UPSC के द्वारा दिया गया वो गिफ्ट है जिससे आपको पता चलेगा आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है। अदरवाइज हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिससे हम ये पकड़ पाए कि हम किस तरीके से तैयारी करें। वो जब सवाल पूछ देते हैं तब हम उसके अकॉर्डिंग सिलेबस तैयार करते हैं या पढ़ाते हैं। ये शुरू से रहा है और इसमें किसी की गलती नहीं है, क्योंकि आप जब अपने सिलेबस को देखोगे ना, इंटायर सिलेबस को जब आप देखेंगे, बहुत बड़ा है, उसके एक एक टॉपिक पे रिसर्च किया जा सकता है। आप सोचिए, अगर आप वैसे पढ़ने लगे तब तो हालत खराब हो जाएगी, सबको ऑप्शनल के तरीके से पढ़ना होगा। तो आपको क्या लगता है, ये जो जीएस का दायरा खींचा गया है,
ये कैसे खींचा गया है, आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ना नहीं है। कोई भी टीचर आपको बताते हैं, कोई भी मेंटर बताता है, या कोई भी सीनियर बताता है, वो कैसे बताता है, उनको कैसे पता चला? तो PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। PYQ ही वो आपका हथियार है जिसके कारण आपको पता चल पाता है कि हमारा सिलेबस का दायरा क्या है, मेंस में क्या है, प्रीलिम्स में क्या है। इसके अलावा मेंस के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उसको एनालाइज करके पता चलता है, अच्छा ये ट्रेंड रहा है तो अगला सवाल ऐसा आ सकता है। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलती है? PYQ से। और अब सवाल है कि आप लोग तो पीसेस एस्पिरेंट हो ना, इतना आसानी से तो मानते नहीं। अब जब PYQ को करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, अच्छा 1994 का सवाल था, उन्हीं 1997 का सवाल था, वो 2014 में पूछ रहा है, 2013 में पूछ रहा है, 2020 में सवाल आ रहा है, 2024 में सवाल आ रहा है। समझ में आ रहा है? उस जमाने के सवाल आ रहे हैं, कोई डायरेक्ट आ रहा है, कोई शब्दों के साथ आ रहा है बदल के। अब जैसे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जाके देखो कितने सवाल है। अब 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कितने संशोधन हुए, बहुत सारा ना, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इतना अमेंडमेंट हुआ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। 42 अगर पढ़ने जाओगे प्रीलिम्स के हिसाब से तो हालत खराब हो जाएगी। तो हमने दायरा कैसे खींचा, या किसी ने कैसे बनाया? क्योंकि PYQ उसी दायरे में सवाल कर रहा है। तो समझ में आता है, कमीशन इस रेंज में स्टूडेंट को चाह रही है, ये हमारे सामान्य अध्ययन के लिए काफी है। तो ये PYQ, और ये PYQ जब करोगे, उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे, तो आपकी आधी समस्या वैसे ही दूर हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है PYQ मस्ट है, ठीक है, उसको करना ही करना है। इसके बाद MCQ, यही है ना, या टेस्ट। देखिए मार्केट से जो MCQ लेके आते हैं वो बहुत फ्रूटफुल नहीं होता, बहुत फायदेमंद नहीं होता। आप खरीद के लेके आते हो, रूम में बैठ के बनाते हो, बेहतर है कि उसको आप रियल टाइम में बनाइए। यानी बेहतर यह है कि आप प्रॉपर टेस्ट दीजिए। लेकिन जो नहीं दे सकते, जिनके लिए अवेलेबल नहीं है, वो जब इन चीजों को खरीद के लेके आओ ना, तो अपने हिसाब से टाइमर सेट करो और प्रॉपर ईमानदारी से टेस्ट दो। लेकिन होता यह है कि जब 50-100 बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं ना, उस समय आपके ऊपर एक प्रेशर होता है। वो प्री एग्जामिनेशन हॉल प्रेशर उसको कह सकते हो। वो जो प्री एग्जामिनेशन हॉल प्रेशर होता है ना, उसका एक इंपैक्ट होता है। तो कोशिश करनी चाहिए आपको लाइव टेस्ट का। अदरवाइज आप आराम से पेपर लेके आइए और टेस्ट कीजिए, कोई खास प्रॉब्लम नहीं, दिया जा सकता है। MCQ भी कितना करें? तो MCQ करने का मतलब ये नहीं कि अनाप शनाप MCQ कर रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे नहीं। जो टारगेट किया है ना आपने, यहाँ पे टारगेट लॉक, ठीक है, जो पढ़ना है उसी तरह के MCQ को करो, उसका दायरा थोड़ा सा बढ़ा। नहीं तो MCQ तो कितना भी बनाया जा सकता है। एक सब्जेक्ट का 5000 MCQ बन सकता है, तो उतना MCQ नहीं करना है। कोशिश करनी है 4-5 हजार MCQ के अंदर वो सारे सब्जेक्ट कवर हो जाए जो इंपॉर्टेंट है, उसके सारे चैप्टर कवर हो जाए जो इंपॉर्टेंट है। तो ये अहम है, ठीक। उसके बाद बारी आती है नोट्स। देखो नोट्स को लेकर क्या है कि नोट्स अगर आपने अपना बनाया तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अपना कब बनाया आपने? आपने अपना तब बनाया जब आप नोट्स बनाने लायक थे। अब आपको नोट्स बनाने लायक हम नहीं हैं, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो नोट्स नहीं बना सकते, उनको समय लगेगा, और वो जो स्टार्टिंग में नोट्स बनाते हैं वो उनके काम का नहीं होता है। लेकिन ये एक प्रोसेस है, आप स्टार्टिंग में नोट्स बनाएंगे वो बहुत काम का आपके नहीं होगा, फिर आप उसके अंदर उसको फिर से ठीक करोगे, फिर ठीक करोगे, तो 2-3-4 बार जब कर लोगे ना, तब वो आपके काम का होगा। फिर भी कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप पढ़ते हो तो सब नया ही लगता है। मैंने एक को कह दिया, मैं तो सबको कहता हूं नोट्स बनाने के लिए। अब उसने क्या किया, मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स बनाना शुरू किया। इतना मोटा 5 बंडल तैयार, इतने मोटे कॉपी के 5 बंडल तैयार। अब वो कह रहे सर 5 बंडल हो गया। हमने बोला एक ही किताब 2 किताब और इससे 5 बंडल बना दिए। बोला सर जो पढ़ रहे हैं वही इंपॉर्टेंट लग रहा है। हमने बोला ठीक है, और मैंने उसको मना किया था, ये नहीं कहा था नोट्स बनाना है, कब बनाना है ये भी बताया था। तो कब बनाना था वो भूल गया, बनाना था याद रखा। मैंने उसको बोला था 1 बार किताब पढ़ना, 2 बार किताब पढ़ना, फिर PYQ कर लेना, फिर नोट्स बनाना, तब समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है। बना डाला, वो आपके काम का नहीं होगा ना, कैसे रिवाइज करोगे? फिर तो वो किताब बन गया। नोट्स अलग होता है। तो एक अच्छा नोट्स आपका, आप कितना भी अच्छा नोट्स बनाते हो ना, अच्छी बात है वो,
बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाते हैं स्टूडेंट। तो अगर आपको लगता है कि आपके नोट्स में कोई कमी है, या आप प्रॉपर उस तरह का नोट्स नहीं बना पाए, या बहुत लेंदी बन गया, तो फिर वो बहुत काम नहीं आएगा। तब आप किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स रखिए, आपका वो अपना नोट्स भी होगा, किसी और का होगा, तो उससे क्या होगा, एक प्रॉपर नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, एक सीमा मिल जाएगी, एक बाउंड्री मिल जाएगी, किसी बियॉन्ड हमें अपने आप को तैयार करना है। एक तो ये हो गया। इस हिसाब से नोट्स आपके पास होना चाहिए, तो आप नोट्स ले लीजिए। अब आते हैं उन फालतू बातों पे जिसको बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है ये फालतू की बातें हैं, इसको सुनने का कोई मतलब नहीं, और एग्जाम में जाके सब पढ़ा हुआ खराब करके आ जाते हैं, राइट। सब पढ़ा हुआ एग्जाम में ना खराब कर देते हैं। अच्छे से पढ़े, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, फैक्ट्स पूछो धन तुरंत एकदम धनाधन दिए जाए, एग्जाम हॉल में उल्टा पुल्टा सुल्टा सब हो गया। क्योंकि आपकी एग्जाम की तैयारी के दो पार्ट होने चाहिए। पार्ट ए, जितना करना है पढ़ना लिखना याद करना रिवीजन करना मोटिवेट रहना, जो करना है वो सब पार्ट ए में है। और पार्ट बी में सिर्फ एग्जाम हॉल की बात होगी। इतना बड़ा, इतनी बड़ी चीज है, सिर्फ एग्जाम हॉल की बात होगी पार्ट बी में। और यहां पे जितना आपको तैयारी करना है, आप सोच रहे हो ये सारी तैयारी अगर यहां की बात ना करें तो अधूरी हो जाएगी। आप मॉक ड्रिल क्यों करवाया जाता है? सेनाओं को हम बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे दें, आतंकियों को कैसे लड़ा सब दे दें, लेकिन प्रॉपर अगर उस एटमॉस्फेयर में मॉक ड्रिल नहीं करवाएंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। और उसके बावजूद भी गड़बड़ हो जाती है। मॉक ड्रिल जैसे मॉक टेस्ट हुआ ना, मॉक टेस्ट पेपर आप देते हो ना मॉक टेस्ट, उसके बाद भी एग्जाम हॉल में गड़बड़ी होती है, क्योंकि हम उस एग्जाम हॉल के बारे में सोच के नहीं जाते कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। जैसे आप एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है? हम स्टार्टिंग में जाएंगे, सबसे पहला काम जब हमारे पास OMR सीट आएगा, एक तो कूल रहने की कोशिश करेंगे। एग्जाम हॉल में जब हम जाएंगे तो हम पढ़े हो या ना पढ़े हो, हम दिमाग को यह मैसेज देंगे कि हम पूरी तरह से इस एग्जाम के लिए रेडी हैं। सवाल कैसा भी आएगा हम इस एग्जाम को फेस करने वाले हैं, और हम और स्टूडेंट से कमजोर नहीं है। जैसा भी सवाल होगा हम उसमें से इतना स्कोर कर लेंगे कि कट ऑफ क्रॉस कर जाएगा। एग्जाम हॉल में ये संभव है कि स्टार्टिंग के 10 सवाल 15 सवाल, या हो सकता है पहला पेज दूसरा पेज एकदम ब्लैंक जा रहा हो, तब भी प्रेशर में नहीं आएंगे, आगे क्वेश्चन हमारा है। ये सारी चीजें हमें पहले से सोच के रखें। जब एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी को दिमाग में रख के पढ़ोगे ना, तब जब आपके पास आप जब PYQ करोगे, MCQ करेंगे और टेस्ट करेंगे, तो आपका ये एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी अगर दिमाग में ऑटो मोड में है, ध्यान से सुनिए, एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी अगर दिमाग में ऑटो मोड में है, तो आप कभी भी PYQ MCQ या टेस्ट या कुछ भी ऐसी तैयारी करोगे तो आप हमेशा उसको सॉल्व करने के दौरान आपके दिमाग में अगर यहां पे ऐसे सवाल पूछा तो ओके, एग्जाम में हम ऐसे जवाब देंगे। अच्छा इसको अगर घुमा के पूछा तो कोई नहीं, इसका जवाब ऐसे हो सकता है। वो दिमाग खुद ही प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा, दिमाग खुद ही प्रोसेस करेगा। ये सबसे अहम होता है, ये सबसे अहम होता है, ठीक है। तो एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी पे काम करना है, किसी स्थिति में पैनिक नहीं होंगे। जब क्वेश्चन मुश्किल आएगा तो वो सबके लिए होगा, हमारे लिए नहीं। एग्जाम हॉल में जब आसान सवाल आएगा तो हमें रुक के उसको ठीक करना है, सिली मिस्टेक रुकेगा। ये सारी चीजें तब रुकेगी जब आप मेंटली एग्जाम हॉल के लिए बहुत पहले से तैयार हो रहे होंगे। तो प्लान ए के साथ प्लान बी पे पूरा काम करना होगा, नहीं तो सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। आपको ये भी प्लान करना होगा, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ फिर उसके बाद OMR कलर करेंगे। नहीं तो धुरंधर हैं, सब सही बना लिए, OMR गलत कर दिए, सब सही बना दिए, OMR सीट जब स्टार्टिंग में आया तो रोल नंबर गलत कर दिए, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत कर दिए, बुकलेट सीरीज गलत कर दिए। ये सारी चीजें हम नहीं करेंगे। इस खोपड़े पे ये मैसेज देना है, समझ में आ रहा है? ये मैसेज देना है कि गलती हम नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी हमने कुछ डिस्कस पहले कर लिया, उसके बाद अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो है ना, ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है। आपका नेचर, जैसे ड्राइविंग करना, ड्राइविंग में सिखाया जाता है क्लच लेना, ब्रेक लेना, नियम रूल सब कुछ समझाया जाता है।
पर देखना ठीक से, आप रोड पे हर एक का ड्राइविंग स्टाइल अलग है। बाइक चलाए या कार चलाए या साइकिल चलाए, हर एक अपने हिसाब से चलाता है। उसी तरह से एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी भी आपकी अपनी होगी। कितना भी हम बता देंगे ना, ये आपको अपने से तैयार करना चाहिए। और दूसरा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका भी अपना अपना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक तरीका होता है। बेहतर क्या होता है, जहां पे गलतियां कम होगी वो हम बताते हैं। आप कोशिश कीजिए 5-10 क्वेश्चन जब सॉल्व कर लो ना, तब OMR को कलेक्ट कर लीजिए। गलती होने की गुंजाइश समाप्त हो जाती है। या 1 या 2 पेज का आंसर जब कर लो, तब OMR कलर कर लो। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका है कि एक राउंड लगा लो पूरा, जो आसान सवाल है सब लगा ली, अब OMR कलर कर लिया, फिर सेकेंड राउंड में जो बचा है उसको कर लिए। तो ऐसे करके आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो गलतियां कम हो जाएगी। जो इजी क्वेश्चन है उसके लिए हमेशा ध्यान रखना है कि आसान सवाल पे गलती हम गलती से भी ना करें। इजी क्वेश्चन है, रुक जाओ, ढूंढो कहीं नो तो नहीं लिखा है, कहीं ऑल्सो तो नहीं लिखा है, कहीं बट तो नहीं लिखा है, कहीं ओनली तो नहीं लिखा है। तो अगर ऐसे शब्द हैं तो ठीक से सोचिए। और कई बार आसान सवाल लिटरली आसान होता है, हम आसान सवाल पे ओवर थिंकिंग करते हैं। अरे ये सवाल पूछा है, कहीं कुछ अलग तो नहीं सोच के पूछ रहा है, इतना आसान सवाल देगा कैसे। ऐसी कई सारी चीजें प्रेशर में हमारे दिमाग में आता है, तो उससे भी खुद को रिलीज करना है। आसान पूछा है तो आसान ही होगा आंसर, ऐसा कुछ नहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगा के उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना। आसान पूछा, आंसर आसान होगा। लेकिन देख लेना है कि कहीं कुछ ऐसे शब्द तो नहीं यूज किए हैं जिसने उस क्वेश्चन के नेचर को बदल दिया है। सिर्फ इतना अलर्ट करना है, गलती नहीं होना चाहिए। मुश्किल सवाल आ गया, मुश्किल सवाल को साइड करते चलिए। पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड में साइड कीजिए। जब सब आसान सवाल आपके सब बन जाए ना, तब मुश्किल अटेम्प्ट करो। और मुश्किल में भी कुछ सवाल नामुमकिन टाइप का होगा, आपको पता ही नहीं, उसको एकदम लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आप एक स्टैंडर्ड स्कोर पे पहुंच जाए। जब पहुंचोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उस कॉन्फिडेंस में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो सवाल भी आपका सही हो जाएगा। हिम्मत आ जाती है ना, तो बहुत चीजें ठीक हो जाती है। टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट तो हो गया ना, इसके बाद सीधे आएंगे टिप्स एंड ट्रिक पे। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के कई टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, जैसे 4 बार में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। जैसे इसके साथ ही टिप्स हैं, जैसे ABCD क्वेश्चंस को पढ़ लिया, नहीं आ रहा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिट करना। कई बार अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन को हिट करना। निगेशन प्रोसेस लगाना, तुक्का लगाते समय अपने सारे तर्कस जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स है सब खोल देना, तब उसमें से कुछ निकल रहा है कि नहीं। निगेशन प्रोसेस के दौरान जो ऑप्शन आपको लगता है कि नहीं कभी नहीं होगा, उसको वहीं पे काट देना, ताकि जितने ऑप्शन बच रहे हैं उस पर आप ठीक से सोच सको, वो डिस्टर्ब ना करे आपको। ऐसे कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पे भी आपको काम करना है, और ये एग्जाम में डायरेक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको आपको एग्जामिनेशन के पहले PYQ पे, MCQ पे, टेस्ट में आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करना है। अप्लाई करोगे तब आपको समझ में आएगा, ओके सब कुछ सही चल रहा है। अगर हम इस तरह का सवाल आएगा, उसमें ये ट्रिक अगर यूज करें तो सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लगा दो। और ये अगर कंटिन्यू 2-4-5 जगह हो गया, ठीक है, वो ट्रिक ओके, तो ये ओके वो होता ही है। बट आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा, आप सही तरीके से कब लगाएंगे, जब प्रैक्टिकल करेंगे क्वेश्चंस पे, तो उसके लिए समय चाहिए, तो उसके लिए समय लेके करो। क्लियर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को मोटिवेट रखना। और खासकर कब, जब आप डिप्रेशन में चले जाओ, जब टेंशन में चले जाओ, ठीक है, लगे कि नहीं सब तो पढ़ रहे हैं, हम ही नहीं पढ़ रहे हैं, सबको याद आ रहा है, हम ही को याद नहीं आ रहा है, सब अच्छा कर जाएंगे, हम ही छूट जाएंगे, ऐसी कई सारी चीजें आएंगी, तो उस समय डिप्रेस नहीं होना। याद रखिएगा, आपको सब याद है, आप सही तैयारी कर रहे हो, और आप वो स्टूडेंट हैं जो रिजल्ट निकालेंगे। अब ये जो डिप्रेशन हो रहा है या डिमोटिवेट हो रहा है, क्या ये कोई माने आप अकेले हो रहे हैं, सब हो रहा है, सब होता है। टॉपर से ही बात करोगे वो भी होगा, और जो फेलियर है वो भी होगा। डिप्रेशन एक प्रोसेस है जो एग्जामिनेशन के दौरान आता है। तो एग्जामिनेशन के दौरान जो जिस डिप्रेशन को आप फेस करते हो, वो 1 मिनट में गायब हो जाएगा। सिर्फ ये जान लोगे, ये एक प्रोसेस है, हर स्टूडेंट गुजरता है। ओके, आज हम डिप्रेशन में हैं, आज हमें कॉन्फिडेंस काफी लो लग रहा है, आज लग रहा है कि नहीं होगा, नहीं, ये अभी का जो एटमॉस्फेयर है उसने हमारे दिमाग पे ये मैसेज डाला है। जब ये रियलाइज होने लगेगा ना कि एक प्रोसेस है, होता है, तो आप उसको लाइटली लेने लगोगे और वो डिप्रेशन कम हो जाएगा। और इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं शायद मेरी तैयारी कमजोर है, तैयारी होने के बाद आपने अच्छी तैयारी की है और आपको लगता है नहीं मेरी तैयारी कमी है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा टाइप की चीजें हो रही है, 5 मिनट डिप्रेशन का है। तुरंत आप क्या करना, कुछ नहीं, PYQ उठाइएगा और कुछ मत उठाना,
और ये गलत फहमी मत रहना कि हमने 10 बार कर लिया इसलिए हमको याद है, नहीं। PYQ उठाइएगा और क्वेश्चन पढ़िएगा। अगर आपको 10 बार आपने उसको पढ़ा है और तब भी लगता है कि 10 बार हमने पढ़ा इसलिए हमको फैक्ट याद है, ऑप्शन याद है, नहीं। अगर वो क्वेश्चन समझ में आ गया और उसके बाद भी आपको याद है ऑप्शन, तो कोई बात नहीं, इसी तरह के सवाल आएंगे ना, क्या दिक्कत है इसमें? आप 10 बार PYQ क्यों किए हो? क्योंकि आपको वो याद रहे। 10 बार PYQ क्यों किए हैं आप? कि हमको वो याद रहे। उसी तरह से आप 10 बार किताब क्यों पढ़ते हैं? वो फैक्ट्स याद रहे। तो जब आप किताब पढ़ने जाते हो और फैक्ट्स याद आता है तो उसको बंद कर देते हो, फिर PYQ में ऐसा क्यों सोचते हैं? इसका मतलब सही ट्रैक पे आपको चीजें याद है, बस वो प्रेशर है जिसके कारण दिक्कत हो रही है। और लास्ट में मेंटरशिप नहीं, सिर्फ मेंटरशिप ही नहीं, गाइडेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि ये वो टाइम है जहां पे आप डाइवर्ट होंगे, ये वो टाइम है जहां गलत सलत चीजें करोगे, कहीं पे कुछ ज्यादा ही पढ़ लोगे, कहीं कम करोगे, कुछ छोड़ दोगे, टाइप की चीजें चलेंगी। ये काम नहीं करना है। आप गाइडेंस में रहिए किसी के। आप जब जिस चीज को आपको लगता है नहीं ये सब्जेक्ट हमसे नहीं होगा, छोड़ देंगे, तो आप अगर आपने मेंटर से बात करोगे ना, सॉल्यूशन बता देंगे कि तुम छोड़ो मत, तुम इस चैप्टर को कर लो। तो उससे क्या होगा, आपको अंदाजा लगा, अच्छा इतना कर लेंगे तो हो जाएगा। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है, अच्छा इसमें क्या आसान लगता है, ये आसान, इसको कर लो। तो वो गाइडेंस कौन करेगा? आपको जो गाइड करने वाले कोई भी हो सकते हैं, मेंटर, तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम को डिजाइन कीजिए आज से, ठीक है? इसमें देर मत कीजिए। और ये बहुत अहम है, बहुत ही अहम है। और ये जैसे PYQ को लेके हमने आपको बताया ना, ये बहुत स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन, सर PYQ अब इतना कर लिया नहीं कि क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन याद आ जाता है, या क्वेश्चन देखते ही हमें आंसर पता चल जाता है। तो क्या दिक्कत है? अच्छी बात है ना, जिनको याद नहीं उनसे पूछो ना, तो समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें करनी है, गलती नहीं करनी है किसी भी तरह की। पूरा ताकत लगा दो, जान लगा दो, टाइम 10 घंटे के आसपास निकालो। एग्जाम अब जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कहीं कुछ है तो उसके अकॉर्डिंग कीजिए। बट मैं ये कम से कम 6 घंटे तो आपको निकालना ही है हर एक को, चाहे वो जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। और जो नहीं कर रहे हैं, जो थोड़ा सा पिछड़ चुके हैं या जो फ्री हैं, वो 10 घंटा कम से कम निकालें। बड़ा चैलेंज है, तो वो आपसे डेडिकेशन भी और आपकी मेहनत भी उतना ही डिमांड करेगा। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते हैं।